से कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम से अपने घर जाना पड़ा था जयपुर, इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन जो मैंने मंडे ट्यूसडे की क्लास आपकी नहीं की थी उसको मैं इस शनिवार को कंटिन्यू रखूंगी। वैसे आपकी मंडे से फ्राइडे क्लास होती है ना, लेकिन इस बार मैं सैटरडे को भी आपकी क्लास रखूंगी क्योंकि मैंने आपकी मंडे ट्यूसडे में छुट्टी करी थी। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सौम्या आ चुकी है, संजय आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, अंशु मिश्रा आ चुकी है। एक बार कमेंट करके बताना क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सोर्स एरर आ रहा है। बच्चा जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक सोर्स एरर आ रहा था, आपको अभी तक तो पता हो जाना चाहिए था इस बात का। चलो फटाक से बताओ अभी सब ठीक चल रहा है? ओके सुरेश दी नमस्ते। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कहाँ गए बच्चे? आज बच्चे कम हो गए ना, हमको लगा होगा आज भी क्लास नहीं होगी। मैं आपको एक्चुअली इन्फॉर्म करना भूल गई थी अचानक से, क्योंकि शनिवार को आपकी छुट्टी होती है और मुझे शनिवार को ही निकलना पड़ गया था। अदरवाइज मैं आपके बैच में एक वीडियो बना के पक्का जाती कि भैया मेरी क्लास नहीं होने वाली है अभी 2-4 दिन, इसलिए आपको मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर, तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे थे, यानी कि मनुष्य का खून पढ़ रहे थे, रक्त पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्लड में हमने कितना सारा पढ़ दिया था। हमने पढ़ दिया था कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो ब्लड क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, खून कहाँ बनता है, खून का रेड कलर किसकी वजह से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्लड में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारे खून में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। और जब ब्लड के कंपोनेंट्स की बात आती है तो ब्लड के अंदर हमने कहा था ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके थे कि प्लाज्मा क्या होता है, कहाँ बनता है, किस कलर का होता है, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे कि हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद हमने आरबीसी स्टार्ट किया था और आरबीसी में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी, लेकिन कुछ कुछ बातें अभी रह गई हैं। लास्ट क्लास जहां तक मुझे याद है हमने पढ़ लिया था आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी का कलर कैसा होता है, कितनी होनी चाहिए, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, कहाँ मरती हैं, कहाँ वापस से पुनर्जन्म ले लेती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, है ना? ओके मैम, नाइट में प्लांट के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में प्लांट्स हमारी तरह ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप प्लांट के नीचे सोओगे तो प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहा, आप भी ऑक्सीजन ले रहे, तो ऑक्सीजन के लेवल में कमी नहीं आ जाएगी उस एरिया में, इसलिए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चा, जो 2 दिन मैंने क्लास नहीं लिया है सम्राट जी, वो मैं सैटरडे को लूंगी। इस शनिवार को भी आपकी क्लास रखूंगी ताकि आपके जो 2 दिन आपका लॉस हुआ है ना वो लॉस आपका ना हो। वैसे आपका लॉस नहीं होगा, शायद आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है, साइंस के 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको तो बराबर, तो आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कोई लॉस आपका ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चल अब सुनो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। आरबीसी क्या करती है? गैसों को ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी यानी रेड कलर, रेड कलर का मतलब हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है जिस गाड़ी में ऑक्सीजन बैठ के जाता है और CO2 क्या होता है? वापस आता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर कौन सी गैस बन जाती है? CO। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ओके बच्चों, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब जरा कुछ नोट डाल के, नोट का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको नोट में डाल के लिखना है। देखो बच्चों, क्या एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि आप कौन सा विटामिन खाओ जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा आरबीसी बन जाए या बढ़िया तरीके से आरबीसी बन जाए। या पूछेगा वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होने से हमारे बॉडी में आरबीसी में भी हल्की फुल्की उनकी क्वांटिटी में कमी आ सकती है। तो आगे हम जब विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम एक विटामिन पढ़ाएंगे आपको, विटामिन B6। कौन सा है? विटामिन बी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 होता है, 12 होता है। ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो विटामिन B6 है, ये B6 क्या करता है? ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर आपके बॉडी में इस विटामिन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो आपके शरीर में आरबीसी की हल्की फुल्की कमी देखने को मिलेगी। और बच्चों याद रखिएगा, आरबीसी की कमी यानी खून की कमी। भैया लास्ट क्लास में पढ़ाया था आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड। आरबीसी का मुख्य कोशिका है आपके खून की, तो आरबीसी की कमी यानी खून की कमी। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन B6 की वजह से आरबीसी में कमी आई है, यानी कि B6 की वजह से खून में कमी आई है, तो इस बीमारी को कहते हैं माइल्ड अनीमिया।
कौन सी? माइल्ड अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है बच्चा हमेशा खून की कमी, लेकिन ये हल्की सी खून की कमी होगी। और ये किस विटामिन की कमी से देखने को मिलेगी? ये विटामिन B6 की कमी से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है, कौन सा विटामिन जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक है, या कौन से विटामिन की कमी से माइल्ड अनीमिया देखने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो 2 नंबर पे नोट पे आप डालोगे वो ये डालोगे बच्चा, क्या अगला पॉइंट डालोगे आप? ओहो, इस बोर्ड पे देखो कितना गंदा किसी ने कुछ लिखा है, बोर्ड के ऊपर स्क्रैच आ गए। चलो, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपके बॉडी में आरबीसीज की क्वांटिटी में कमी आ जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, अक्सर आपने देखा होगा आप अपना ब्लड रिपोर्ट चेक करवाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपका करता है टीएलसी या करता है आपका टोटल ब्लड काउंट करता है। अगर आपने कभी देखा हो तो इतना सा सैंपल लेता है, फिर एक रिपोर्ट निकाल के देता है, बोलता है इसमें आरबीसी इतनी होनी चाहिए, इतनी है, डब्ल्यूबीसी इतनी होनी चाहिए, इतनी है, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि अगर आरबीसी जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, आरबीसी की क्वांटिटी में कमी आ जाए, तो आरबीसी की क्वांटिटी में कमी यानी कि अनीमिया। आरबीसी की कमी ही आपके बॉडी के अंदर क्या कर देगी? खून की कमी कर देगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, आरबीसी ही खून है, यानी कि आरबीसी में सबसे ज्यादा आपके खून के अंदर आरबीसी ही पाई जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं आरबीसीज आर मेन सेल्स ऑफ ब्लड। तो आरबीसी की कमी यानी खून की कमी, आपके बॉडी में खून की कमी देखने को मिलेगी। डॉक्टर आपको बोल देगा देखिए आप में आयरन की कमी होगी, आप में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। भाई आर का मतलब क्या है? रेड, रेड का मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या था? आयरन था। तो खून की कमी यानी आयरन की कमी, यानी हीमोग्लोबिन की कमी, यानी आरबीसी की कमी, यानी कि अनीमिया। आप में अनीमिया देखने को मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं आरबीसी जो बहुत ज्यादा हो जाए, आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, आरबीसी की क्वांटिटी जो है, संख्या जो है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। मैंने सिंबल किसका लगाया? इंक्रीज का। ऊपर वाले में डिक्रीज का लगा लेना, ऐसे एर। तो अगर ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान है, आरबीसी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेज होती है बच्चा जिस स्टेज को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया स्टेज, सेम नाम हिंदी में है पॉलीसाइथेमिया। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों कोशिश करना ये अनेमिया, पॉलीसाइथेमिया ये सब इंग्लिश में याद करो, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखे हुए आते हैं। पॉली शब्द का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है पॉलीसाइथेमिया के? पॉलीसाइथेमिया वो स्टेज है जहां पे आरबीसी ज्यादा हो गई, मतलब जितनी आनी चाहिए उसकी दुगुनी, तिगुनी, 4 गुनी ऐसे आपके बॉडी में आरबीसी आने लग गई। अब इसमें क्या होगा? आरबीसी जब ज्यादा हो जाएंगी ना तो आपकी स्किन पर ना ऐसे काले काले से धब्बे पड़ने लग जाते हैं, ब्लैक स्पॉट होने लग जाते हैं इस बीमारी के अंदर। ब्लैक स्पॉट ऑन आरबीसी, ऑन स्किन, आपकी त्वचा के ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे आपकी आरबीसी जो ज्यादा बनी हुई है वो ज्यादा डेड होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके खून में हल्का सा मतलब ब्लैकिश सा कलर आने लग जाता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा, वो कौन सी स्टेज है जहां पर आरबीसी ज्यादा हो जाती है, तो आपको याद रखना है उसको पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। अगला 4 नंबर पे जो याद रखना है वो आपको याद रखना है बच्चा सिकल सेल अनेमिया। इसको स्टार करो, स्टार का मतलब है जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, सिकल सेल अनेमिया। अनेमिया का मतलब तो खून की कमी है, लेकिन सिकल सेल अनेमिया में क्या हो जाता है? सिकल सेल अनेमिया सेम नाम हिंदी में है, लिख लेना। सिकल सेल अनेमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बच्चा। सबसे पहले व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है आनुवंशिक बीमारी। ऐसी कोई बीमारी जो आपको पिछली पीढ़ी से मिली है, यानी कि ऐसी कोई भी बीमारी जिसका जन्म आपके जन्म के साथ हुआ है। जब आपका जन्म हुआ तो आपके बॉडी में साथ में कोई बीमारी आई, उस बीमारी को हम जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं, उसको हम आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक बीमारी कहते हैं, यानी कि जो पिछली पीढ़ी से मिली है आपको। ये कैसे बनती है ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे हो जाते हैं। जब कभी भी किसी के जीन या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि जेनेटिक डिजीज है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें क्या हो जाता है? आपको लास्ट क्लास में याद होगा हमने कहा था आरबीसी कैसे होती है? पेड़े के आकार की होती है, याद है ना? अंडे जैसी या पेड़े के आकार की जैसी होती है। लेकिन जिस बच्चे के अंदर या जिस इंसान के अंदर सिकल सेल एनीमिया होता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना 2-3 महीने बाद ही पता चल जाता है कि इस बच्चे में सिकल सेल एनीमिया है, उस बच्चे की आरबीसी ना ऐसी हो जाती है,
हाफ मून के जैसी। पूरा मून बनाओगे तो ऐसा बनेगा, हाफ मून ऐसा। और इसी को हम ना सिकिल बोलते हैं, सिकिल शेप। सिकिल पता है क्या होता है? हसिया। हसिया समझते हो? जैसे हम घास काटते हैं, पेड़ काटते हैं, हसिया होता है जो ना, उसके जैसे ऐसा सा कुछ हसिया होता है। अगर आपने देखा हो तो ऐसा हसिया होता है, अपन खेत वगैरह में काम में लेते हैं, तो उसके जैसा शेप हो जाता है। ये सिकिल शेप हो गया है इसकी आरबीसी का। तो इस बच्चे के अंदर क्या होता है, इस बच्चे के अंदर आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाती है। देखो ना, आरबीसी पूरी नहीं बन पाई। और जब आरबीसी ढंग से नहीं बन पाई, इसका मतलब इस बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन भी ढंग से नहीं बन पाया। इसका मतलब इस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये बच्चे को बिना ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होता होगा ये बच्चा। यस, आपने अखबार में पढ़ा होगा या रेडियो पर ऐड सुना होगा कि फलाना जगह ना कैंप लगा है, सिकिल सेल अनेमिया वाले बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करके आओ। ये बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों के अंदर जन्म से ही खून की कमी होती है, क्योंकि इनकी आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है। आकार चेंज होके आधे चांद के जैसा या हसिया आकार यानी सिकिल शेप हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाई है। आरबीसी प्रॉपर नहीं बनी, इसका मतलब आरबीसी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। ऐसे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी, खून की कमी होकर इन बच्चों को 4-5 दिन में एक बार बेहोश हो जाते हैं ये बच्चे। फिर इन बच्चों को बाहर से खून चढ़ाना पड़ता है, इनका ब्लड ग्रुप मैच करके इनको खून देना पड़ता है, और बेसिकली ये बच्चे खून ले लेकर ही जिंदा रहते हैं। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? इसको सिकिल सेल अनेमिया कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा सुन लो, कि कौन सी बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है, तो वहां पर ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है। या पूछेगा कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी का आकार आधे चांद के जैसा या हसिया आकार हो जाता है, तो आपको बताना है वो सिकिल सेल अनेमिया है। या पूछेगा कौन सी एक बीमारी है जिसमें आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे, जो भी लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, एग्जामिनर कोई भी लैंग्वेज डाल सकता है। कंट्रोल में यह है कि हम कॉन्सेप्ट ऐसे से पढ़ लें कि लैंग्वेज कोई भी आ जाए, हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा कि B6 की कमी से भी माइल्ड अनेमिया हो सकता है, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, आयरन की कमी, मतलब अनेमिया। आरबीसी ज्यादा होगी यानी स्किन पर काले करे के धब्बे से पड़ने लग जाएंगे, उसको पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ये बहुत रेयर है, बहुत ही कम होती है, मतलब लाखों लोगों में कोई इक्का दुक्के इंसान को मिलेगी बीमारी। लेकिन सिकिल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बच्चों के अंदर जन्म के साथ ही पता लग जाती है कि ये बीमारी फलाना बच्चे के अंदर हुई है। ये हो गई बच्चा आरबीसी की डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो आरबीसी से संबंधित हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट आरबीसी किसके अंदर होता है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ आरबीसी, यानी कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, इस संसार में सबसे छोटा आरबीसी किसका देखने को मिलता है? लिखिएगा, संसार की सबसे छोटी आरबीसी। जितने देखो खून तो सब में है ना, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, सब में खून है। तो संसार में सब में खून है, तो सब में आरबीसी भी होगी। तो सबसे छोटी आरबीसी इस पूरे यूनिवर्स में किसकी देखने को मिलती है? तो आपको याद रखना, एक एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, जो पानी और धरती दोनों पे रहे, जिसका नाम होता है एमीफ्यूमा। एमीफ्यूमा ये एक एम्फीबियन है, एमीफ्यूमा लिख लीजिए, हिंदी में सेम नाम है एमीफ्यूमा। ये क्या है? ये एक एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन की सबसे छोटी आरबीसी होती है। अब एम्फीबियन में तो मेंढक भी आता है, तो आपको मेंढक याद नहीं करना है, एक और दूसरा उभयचरी जीव है, जिस जीव का नाम क्या है? एमीफ्यूमा। सांप जैसा होता है हल्का सा दिखने में, सैलेमेंडर्स देखे होंगे आपने, सैलेमेंडर्स जैसा होता है, ठीक है। इसकी आपको सबसे छोटी आरबीसी देखने को मिलेगी इस यूनिवर्स में। अब बात ये आती है कि मैम जब ये स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट आरबीसी किसको देखने को मिलेगी? तो लिखिए, लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसको देखने को मिलेगी? ओहो ओह 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 ओह, क्या कर दिया मैंने, यूनिवर्स करा है ना, ओ तो स्मॉलेस्ट नहीं होगी ये लार्जेस्ट है। एमीफ्यूमा वाली लार्जेस्ट है बच्चा, इसको उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। नो नो नो, स्मॉलेस्ट तो मस्क डियर की होती है, इसको एक बार प्लीज सही करना, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, ठीक है। सबसे बड़ी करना, ऊपर वाले को, छोटी नहीं बड़ी, सबसे बड़ी आरबीसी। तो बड़ी किसकी है?
तो वो एक एम्फीबियन की है। ये थोड़ा सा बच्चा इसको थोड़ा सा इसको सही करना। हाँ, सही कर दिया आपने नोट्स में। माइल्ड एनीमिया का मतलब होता है हल्की सी खून की कमी। एक बार इसको सही करना, लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स पूछे तो वो एक एम्फीबियन की होती है, एमीफ्यूमा। प्लीज इसको सही कर लेना। अब आ जाए स्मॉलेस्ट, कि यूनिवर्स में सबसे छोटी किसकी है, यानी कि सबसे छोटी आरबीसी जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तब आपको किसकी देखने को मिलेगी, वो मिलेगी बच्चा एक हिरण की। हिरण को संस्कृत में हम किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्क डियर, मस्क डियर। और हिंदी में कहते हैं इसको कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण है ये हिरण है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये हिरण जो है ये स्मेल लेके बहुत दूर दूर चल झुंड बना के चलते हैं, अगर ये देखा होगा। ठीक है, एक बार प्लीज इसको ठीक कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। सबसे बड़ी बतानी है आपको एमीफ्यूमा की, सैलेमेंडर की होती है। और सबसे छोटी जो होती है वो मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग की होती है। ये होगी यूनिवर्स की बात, ये होगी यूनिवर्स की। अब अगर पूछ ले मैमल्स में, मैमल्स में लार्जेस्ट किसकी है। मैमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को क्या पिलाए, दूध पिलाएं, जो बच्चों को जन्म दें, अपने बच्चों को दूध पिलाएं, जिनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, जिनके बॉडी में एक हार्ट होता है, 2 फेफड़े होते हैं, 2 किडनी होते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं, उनको हम स्तनधारी कहते हैं। तो लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, मैमल्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारियों में, जो स्तनधारी होते हैं उनमें सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की, एलिफेंट की। हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। साइज वगैरह आपको नोट डाउन नहीं करना है, अपना तो बहुत छोटी होती है आरबीसी, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, आपको साइज नहीं याद करनी है। अब आ जाए कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स यानी कि सबसे छोटी कौन सी स्तनधारियों में, तो छोटी इसी की होती है। ये जो हिरण है ना, हिरण किस में रखते हैं हम, हिरण बच्चा आपका मैमल्स में ही आता है। तो एक बार में इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं वापस से आपको रिपीट करवा दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है। इस संसार में पूछा, सब में, मतलब जहां पे बर्ड्स भी हैं, जहां पे मछलियां भी हैं, मेंढक भी है, इन सब में सबसे बड़ी दिखेगी, हमसे भी बड़ी एम्फीबियन में। और वो एम्फीबियन कौन सा है, एमीफ्यूमा है। सबसे छोटी आपको दिखेगी कस्तूरी मृग में। और हम लोगों में मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की दिखेगी, और सबसे छोटी तो मस्क डियर, एक मैमल तो होता है, एक स्तनधारी ही होता है ये। तो इसको ठीक करके नोट डाउन करना है इस चीज को। पॉइंट क्लियर हो गया। आरबीसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, सबसे छोटी बड़ी आरबीसी किसकी है, ये बात आपको यहां तक याद रखनी थी। ये यहां पे आते आपका आरबीसी खत्म हो गया। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, आरबीसी कहां बना, कितने दिन तक सरवाइव करता है, किसका आरबीसी बड़ा है, किसका छोटा है, आरबीसी की कमी क्या कहलाती है, आरबीसी ज्यादा हो गए तो क्या कहलाता है, आरबीसी का आकार चेंज हो गया तो क्या कहलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या, आपको बताना नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब 2 नंबर पे जो सेल्स आती है हमारे ब्लड में, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। आरबीसी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कैप्सल्स, सफेद रक्त कणिकाएं या सफेद रक्त कोशिकाएं। हम लोग इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम, इसको मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। आपने पक्का रिपोर्ट्स में देखा होगा कि आपकी ल्यूकोसाइट्स इतनी हैं, इतनी होनी चाहिए, कम आ गई हैं, ज्यादा आ गई हैं। आपको एक बात बता दूं, यहीं पे क्लियर कर दूं, अगर आपकी डब्ल्यूबीसी आपके खून में बढ़ी हुई है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा आई है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई ना कोई बीमारी है। अब वो बीमारी क्या है वो तो आपको ब्लड रिपोर्ट से पता लगेगा, आप टेस्ट करवाओगे तो पता लगेगा। यानी कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा होना एक संकेत है, एक इंडिकेशन है आपके बॉडी में, या तो इन्फेक्शन हो के आप जस्ट ठीक हुए हो, या इन्फेक्शन है आपके बॉडी में, अभी भी आप संक्रमित हैं किसी ना किसी बीमारी से। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपका मोहम्मद इमरान। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं,
साइट्स का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेल होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या है, एक सेल है। और ये सेल किस में है, ये सेल हमारे खून में है। तो खून में जो व्हाइट कलर की सेल्स होती हैं उनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जैसे हमने आरबीसी को क्या कहा था, आरबीसी को हमने अरिथ्रोसाइट्स कहा था, वैसे डब्ल्यूबीसी को हमने, हाँ ऐसे ही हमने डब्ल्यूबीसी को क्या कहा है, ल्यूकोसाइट्स कहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। मैम डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी, संख्या कितनी होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हजारों में होनी चाहिए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लड़का और लड़की के खून में सिर्फ आरबीसी में डिफरेंस होता है, डब्ल्यूबीसी दोनों के लिए बराबर होती है, याद है ना। तो लड़का हो चाहे लड़की, उसमें क्वांटिटी आनी चाहिए 8000 से 10,000 पर 100 ml HB, पर 100 ml HB, यानी कि 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन लिया तो उसमें 8000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी आनी चाहिए। देखो आरबीसी मिलियंस में थी, और कितनी ज्यादा मिलियंस थी, ये बेचारी हजारों में है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। तो आरबीसी जहां पर 600 होती है वहां पर डब्ल्यूबीसी 1 होती है। इनकी क्वांटिटी का जो रेशियो है, इनकी संख्या का जो अनुपात है वो होता है 600:1। इस रेशियो में हमारे बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हजारों में होती हैं, लेकिन बच्चा ये संख्या में कम है, लेकिन ये क्या होती हैं, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं। इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, लिख दो, ये हमारे खून की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखोगे तो हमारे खून में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में सबसे बड़ी कौन सी दिखेंगी, सबसे बड़ी आपको डब्ल्यूबीसी दिखेंगी। तो और छोटी कौन सी दिखेंगी, आरबीसी। खून में आरबीसी छोटी है, डब्ल्यूबीसी बड़ी है। बाकी सब की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ओवरऑल हमारे बॉडी में देखोगे ना, सबसे लंबी बड़ी कौन सी होती है, तो वो ब्रेन सेल्स मिलती हैं। हम सिर्फ खून की बात कर रहे हैं कि खून में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बात करते हैं बच्चा कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका फॉर्मेशन कहां होता है, ये कहां बनती हैं। तो आप सब बच्चों को अभी तक पता लग गया होगा कि डब्ल्यूबीसी खून में, और खून कहां बनता है, बता दो जरा, खून कहां बनता है, खून बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो में ही तो डब्ल्यूबीसी बनेंगी। तो डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कहां होगा, बोन मैरो में। ये भी अस्थि मज्जा में बनती हैं, यानी कि जो बोन मैरो में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा लाइट येलो कलर वाला पार्ट, आपको याद है ना। इस तरीके से एक हड्डी होती है, हड्डी अंदर से खोखली होती है, इस खोखले में एक रेड वाला पार्ट होता है जहां से आरबीसी बनती है, और एक हल्का पीले रंग का, पेल येलो कलर का हल्का सा पीला रंग, यहां से प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब बनती हैं। तो जो पीले रंग वाला है वहां से डब्ल्यूबीसी बनी, हल्का सा पीला, दिखने में सफेद सा लगेगा लेकिन हल्का पीला होता है, लाइट येलो कलर। यहां से बन के हड्डियां ऐसे छेद होते हैं हड्डियों में, यहां से बाहर निकल के खून में चली गई। पॉइंट क्लियर हो गया। तो डब्ल्यूबीसी भी कहां बनेंगी, बोन मैरो में। और कौन से वाले बोन मैरो में, तो आगे लिख देना ब्रैकेट में, येलो बोन मैरो में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी कि मैम इनका जीवन काल कितना है, कितने दिन तक सरवाइव करती हैं। जैसे आरबीसी कितने दिन तक सरवाइव कर रही थी, 120 दिन तक, ऐसे ही ये सिर्फ 8 से 10 दिन तक, 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन तक ही आपकी डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। आपको याद रखना है, कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी तो ऐसे भी होती है जो 4-5 दिन ही जिंदा रहती है, ठीक है, जो 4-5 दिन तक ही जिंदा रहती है, लेकिन ये मैक्सिमम मैं आपको डेज लिखवा रही हूं। जैसे कुछ आपको इन्फेक्शन हुआ तो कुछ डब्ल्यूबीसी हैं वो 6-7 दिन तक सरवाइव कर गई, कुछ है वो 7-8 दिन तक। कभी कभी बुक्स में 1 वीक लिखा हुआ आता है, 1 वीक हो गया ना, 1 से 1.5 वीक, यानी कि 7 से 10 दिन, 1-1.5 सप्ताह हो गया ना। तो आपको याद रखना है इनका ये होता है लाइफ स्पैन। जब बात करते हैं बच्चा डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी भी एक सेल है, और सेल में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है बच्चा। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ।
पहले आप ना डब्ल्यूबीसी का शेप समझो कि डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, कैसी दिखती है, इनका आकार कैसा होता है। ये इररेगुलर होती हैं। इररेगुलर का मतलब होता है बच्चा इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, अनिश्चित आकार की हैं, किसी भी आकार में पाई जा सकती हैं, जैसी इनकी जरूरत है जहां पर उसी हिसाब से अपना आकार चेंज कर लेती हैं। ये जहां पर इनको जिस तरीके से फिट होना है ये वहीं पर उसी हिसाब से फिट हो जाती है बच्चा। कैसे? कभी ये डब्ल्यूबीसी आपको ऐसी मिलेंगी, कभी एफसी मिलेंगी, कभी ऐसी मिलेंगी आपको ये डब्ल्यूबीसी, कभी ऐसी मिलेंगी। कैसे ही मिल सकती है डब्ल्यूबीसी आपको? इरेगुलर शेप में है, यानी कि अनिश्चित आकार की होती है। इनका कोई भी साइज, मतलब इनका जो शेप, जब शेप बदल रहा है तो साइज ही बदलेगा ना। तो बच्चा इनका शेप किसी भी टाइप का कोई फिक्स नहीं होता। जैसे आरबीसी का हमने पढ़ा ना, तो आरबीसी फिक्स शेप में होती है। आरबीसी का जो आकार है वही आकार होना चाहिए। आरबीसी का आकार चेंज हुआ तो देखो क्या प्रॉब्लम हो गई थी, सिकल सेल एनीमिया हो गया था। लेकिन यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए, यहां पर ये किसी भी शेप में ऐसे पड़ी रहती हैं। और ऐसे ही आकार कौन बदलता है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा था ना, अमीबा। अमीबा अपना आकार बदल लेता है। अमीबा कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है। तो कभी कभी बुक्स वाले लिख देते हैं कि डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के आकार के जैसा होता है, यानी कि अमीबा का भी आकार फिक्स नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका भी आकार फिक्स नहीं होता है बच्चा। याद रखना, इनका भी आकार क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये किसी भी शेप में मिल सकती है। हाँ, मैंने बोला ना लाइफ स्पैन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है पंकज जी। देखो मैंने कहा 2 से 4 दिन मिनिमम सरवाइव करती हैं, लेकिन मैक्सिमम इनका 8 से 10 दिन तक डब्ल्यूबीसी रह सकती हैं। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ऑप्शन में 2 से 4 दिन भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कैसा इन्फेक्शन आया है आपके बॉडी में। ठीक है ना, बात याद रखना। ओके, तो 2 से 4 दिन वाला ऑप्शन भी आप करेक्ट कर दोगे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, फिर वो मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा आपसे। तो मैंने कहा डब्ल्यूबीसी का आकार इररेगुलर है। इररेगुलर का मतलब हो गया फिक्स नहीं है। जैसे अमीबा का आकार, अमीबा का भी आकार फिक्स नहीं होता है। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें एक ही सेल होती है। जब एक ही सेल है तो कभी वो अपनी सेल को ऐसे कर लेता है, कभी 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 वो ऐसे रहता है। कैसे ही रह सकता है अमीबा। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में किस टाइप का इंफेक्शन है, कहां पर किस तरीके की जगह है, उसके हिसाब से डब्ल्यूबीसी अपना आकार बदल के इस अमीबा की तरह रह लेता है। तो अगर आपसे पूछा डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो ऑप्शन में या तो अमीबा के आकार के जैसा मिलेगा, या पूछेगा इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है बच्चा। और इस डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा। देखो बच्चों, इसका आकार कैसा ही होगा, लेकिन ऐसे आपको इन सब में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस तरीके से इनका आकार डब्ल्यूबीसी कैसे ही रख लेंगे, तो आपको उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर दिखेगा इस तरीके से। देखो आपको एक फोटो दिखाती हूं, आप इस फोटो से समझने की कोशिश करना। ये रही आपकी डब्ल्यूबीसी, ये आगे टाइप्स है डब्ल्यूबीसी की, सारी डब्ल्यूबीसी है। इन सब में आप देख लो, आपको सबके अंदर क्या दिख रहा होगा, एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा। किसी में 2 भी दिख रहे होंगे, हाँ ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी में। आगे पढ़ाएंगे हम आपको अभी। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन सब में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो डब्ल्यूबीसी जहां जहां है वहां पर न्यूक्लियस है ही है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता ही होता है। वो बहुत लगा कि डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स नहीं है। तो बताओ जरा डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? कहां बनी थी? बोन मैरो में। बोन मैरो में बन के कहां आ गई? खून में। अब बच्चा क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन या डब्ल्यूबीसी की डेथ कहां होती है? ये ना बेचारी खून में ही मर जाती है, इन ब्लड। इनकी मृत्यु या इनका ब्रेकडाउन कहां होता है? ये हमारे खून में ही मर जाती है। देखो बनके कहां से आई थी? बनके आई थी बोन मैरो से, लेकिन आकर डेड हो जाती है कहां पर? हमारे खून में। अब जहां पर मरी है वहीं पर तो वापस रीजनरेट होंगी। जैसे आरबीसी मरने के लिए कहां गई थी? स्प्लीन के पास गई थी ना, तो वो वहां पर गई तो वहां पर वापस रीजनरेट हो गई। ऐसी डब्ल्यूबीसी कहां होती है? डब्ल्यूबीसी खून में बनती हैं, और खून में ही आपका क्या हो जाता है, इनका रीजनरेशन हो जाता है। यानी कि यहीं पे मरी और यहीं पर इनका क्या हो गया, पुनः निर्माण हो गया, ये वापस से रीजनरेट हो गई।
इनका पुनर्निर्माण हो गया। एक ऐसे याद कर लो बस सिर्फ, ये जो आरबीसी होती है ना, वो मरने के लिए किसी अदर ऑर्गन में जाती है, स्प्लीन में जाती है या लीवर में जाती है। बाकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स खून में ही मर जाती है, खून में ही वापस रीजनरेट हो जाती है। कुछ मर गई, वो जितनी मरी है उसमें से आधा परसेंटेज में 50% में वापस से रीजनरेट होकर अपना काम करना शुरू कर देती है। बात ये समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, डब्ल्यूबीसी को हम और किस किस नाम से जानते हैं, ये सुनो बच्चा। डब्ल्यूबीसी के अदर नेम्स क्या क्या हैं, अन्य नाम क्या क्या है। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं फाइटर सेल्स। ये लड़ाई करने वाली सेल्स होती हैं, ये फाइट करती हैं। फाइट किससे करती हैं? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन का मतलब हो गया संक्रमण। संक्रमण का मतलब है बाहर से ऐसा कोई भी पार्टिकल आया जो हमें बीमारी कर सकता है, उससे बचाने का, उस बीमारी से बचाने का काम, यानी उस इन्फेक्शन से लड़ाई करने का काम करती। इनको हम फाइटर सेल्स बोलते हैं। अगला नेक्स्ट आपको इसका नाम सुनना है, इनको बोलते हैं हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड सेल्स। जैसे बॉडीगार्ड होता है किसी का, तो जैसे मोदी जी के आसपास बॉडीगार्ड चलते हैं, तो बॉडीगार्ड क्या करते हैं? वो मोदी जी की सुरक्षा करते हैं, यानी कि मोदी जी के ऊपर कोई अटैक वटैक ना कर दे। ठीक है, ऐसे हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस अटैक ना कर दे, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस हमें आकर बीमारी ना कर दे, तो हमारे बॉडी में भी बॉडीगार्ड सेल्स हैं। इनको बोलते हैं बॉडीगार्ड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। नेक्स्ट, इनको ना कभी कभी सोल्जर सेल्स यानी सैनिक कोशिका कहते हैं हमारे बॉडी का। जैसे हमारे सैनिक भाई होते हैं, वो क्या करते हैं? सीमा पे सुरक्षा करते हैं ताकि कोई आतंकवादी ना घुस के आ जाए हमारे देश में। ठीक ऐसे ही ये सोल्जर सेल्स है हमारे बॉडी की, यानी कि हमारे बॉडी में भी कोई आतंकवादी ना घुस जाए। हमारे बॉडी के लिए आतंकवादी क्या हो गया? कोई इन्फेक्शन। तो ये क्या करती हैं? जब भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैरासाइट यानी कोई परजीवी आ गया, कोई जीवाणु आ गया, कोई विषाणु आ गया, उन सब से लड़ाई करती हैं और उनको मार गिराती हैं। अगर ये उनसे लड़ाई नहीं करती तो वो बैक्टीरिया वायरस हमें आकर क्या कर देता? बीमारी कर देता। इसका मतलब मैम ये फाइटर सेल्स है, ये बॉडीगार्ड सेल्स है, ये सोल्जर सेल्स है हमारे बॉडी की। और किससे बचाती हैं ये हमें बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। यानी कि इनका फंक्शन क्या हो गया? ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या हो गया? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता दिलाती है हमें। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को इम्यून सेल्स भी कहते हैं। इम्यून सेल्स का मतलब हो गया जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी दे। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई बाहर से इंफेक्शन आ रहा है या आ गया है, उसके अगेंस्ट फाइट करके उसको मार गिराना और उस इंफेक्शन से हमें बचा दिया। यानी कि डब्ल्यूबीसी इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, उस सिस्टम का हिस्सा माना जाती है। डब्ल्यूबीसी को इम्यून सेल्स कहते हैं, इनको डिफेंस सेल्स भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है हमारे बॉडी का। ये सुरक्षा करती हैं, लड़ाई करती हैं। तो अगर आपसे ये सारे नाम पूछ लिए तो ये सारे नाम किसके हैं? डब्ल्यूबीसी के हैं। डब्ल्यूबीसी का काम पता लग गया। जैसे आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। वैसे डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता दे रही हैं बच्चा। तो इसका काम फाइटर सेल्स, इनको हम लड़ाई करने वाली कोशिकाएं, इसको बॉडीगार्ड सेल्स, इनको सोल्जर सेल्स, इनको डिफेंस सेल्स या डिफेंस फाइटर सेल्स या डिफेंस मैकेनिज्म सेल्स, या इनको इम्यून सेल्स। और हम इनको डब्ल्यूबीसीज को हम कौन से सिस्टम का हिस्सा भी मानते हैं? हम इनको इम्यून सिस्टम का हिस्सा। इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, जिसको हम प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये सारे आपको याद रखना है। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पता लग गया, क्या काम करती हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब बच्चा एक नाम और है, उस नाम को समझने के लिए यहां पे आओ। डब्ल्यूबीसी को हम फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं?
फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। अब ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं? हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को हम भक्षण करने वाली कोशिकाएं भी कहते हैं। ये भक्षण करती हैं। अब भक्षण किसका करती हैं? तो इन्फेक्शंस का, यानी कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आया उनको इंगल्फ कर जाती हैं। इंगल्फमेंट का मतलब होता है अपने अंदर खा जाती हैं। कैसे? सुनो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे काम करती है डब्ल्यूबीसी, वो बता रही। मान लो यहां पर आपके बॉडी में खून में कोई बैक्टीरिया आ गया, ये आपका खून है, इस खून में बैक्टीरिया आ गया। ये क्या है बच्चा? ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आपको क्या करने आया है? ये जीवाणु आपको बीमारी करने आया है। ये आ गया आपके बॉडी में। जैसे ही आया तो खून में क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को पता लग गया, ओ भाई साहब क्या आ गया? आतंकवादी आ गया, यानी बाहर से कोई भी इंफेक्शन आ गया जो हमारे शरीर को बीमारी कर सकता है। तो यहां पर एक डब्ल्यूबीसी है। तो सबसे पहले जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई भी इंफेक्शन आया, डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या में बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है डब्ल्यूबीसी। तो यहां पर इस तरीके से मान लो एक डब्ल्यूबीसी है। मैं डब्ल्यूबीसी कैसे ही बना सकती हूँ? इरेगुलर है ये डब्ल्यूबीसी का क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस डब्ल्यूबीसी ने क्या करा? इस बैक्टीरिया को देखा। तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? अपना शेप साइज चेंज करती 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 धीरे धीरे कुछ ऐसा सा ऐसे झूठे पांव बना लेती है। ऐसे ऐसे इन्हीं पांव के भरोसे पे वो चल के इस बैक्टीरिया के पास जाती है। अब अगले स्टेप में क्या करेगी? ये झूठे पांव बना लिए हैं नहीं इसके पांव, इसलिए इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, झूठा। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। स्यूडोपोडिया का मतलब है झूठे पांव। दिखने में पांव जैसे लगेंगे, एक्चुअली होता कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होता है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। इस साइटोप्लाज्म को बढ़ा लेती है, बढ़ने से ये मेम्ब्रेन है, ये आगे की तरफ ऐसे निकल जाती है, ऐसे हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि इसके पांव है, ये पांव के बल पे चल रही है, ऐसा लगता है। तो क्या करता है ये स्यूडोपोडिया ने? झूठे पांव बना लिए और इतने पास चली जाएगी इस बैक्टीरिया के कि ऐसे इसके झूठे पांव बना के इस बैक्टीरिया के पास चली जाएगी। और अगले स्टेप में क्या करेगी? ये डब्ल्यूबीसी इसको अपने अंदर खा जाएगी। ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो क्या कर गई? इसका इंगल्फ कर गई। इंगल्फ का मतलब क्या होता है बच्चा? भक्षण करना, अपने अंदर खा गया इसको डब्ल्यूबीसी। किसको? इस बैक्टीरिया को खा गया। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भक्षण करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको भक्षण करने की प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहा जाता है। और जो सेल्स करती है हमारे बॉडी में उनको हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। और भी होती है फैगोसाइटिक सेल्स, किडनी में भी होती है फैगोसाइटिक सेल्स, लीवर में भी होती है फैगोसाइटिक सेल्स, उनको कफर सेल्स कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। भक्षण का मतलब अपने अंदर खा जाएंगी। किसको? कोई भी इंफेक्शन, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणुओं को। तो एक जीवाणु आपके खून में आया आपको बीमारी करने के लिए, डब्ल्यूबीसी ने देखा, डब्ल्यूबीसी ने अपना साइज और शेप को बढ़ा लिया, बढ़ा के ऐसे झूठे हाथ पांव बना के और इसके इस पांव से ऐसे पकड़ के अपने अंदर खा गई। तो ये देखो, ये डब्ल्यूबीसी है, ये इसका केंद्रक है और ये इसने यहाँ पर इस बैक्टीरिया को अपने अंदर खा लिया, चबा गई। तो इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ऐसे ही अमीबा अपना खाना खाता है। अमीबा है ना, अमीबा भी खाना ऐसे ही खाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी का कोई आकार और साइज फिक्स नहीं है, ये इरेगुलर शेप में होती हैं और ये इंगल्फमेंट कर जाती हैं। और इंगल्फ करने वाली सेल्स को, यानी भक्षण करने वाली सेल्स को हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है। ये क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती हैं। और ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देती हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से बचाने का काम करती है बच्चा। बिल्कुल सही सुने, आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आपको बीमारियों से बचाती हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम होता है, आप कोई दवाई नहीं लेते हो, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हो, 3-4 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी है। वो डब्ल्यूबीसी जुकाम वाले वायरस पे अटैक कर रही है ना। छोटी मोटी जुकाम, पता है 3-4 महीने में एक बार अगर आपको जुकाम हो रहा है तो वो ठीक है, होना चाहिए।
अगर 5-6 महीने में एक बार बुखार आ रहा है तो डॉक्टर के पास मत भागो। मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, छोटी सी जुकाम, हल्का सा जुकाम हुआ तो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, हल्का सा बुखार हुआ डॉक्टर के पास। नहीं, नेचुरल तरीके से आपके बॉडी को हील करने दो। आपके बॉडी में है ना WBC, इन्हें करने दो अपना काम। अगर इनसे काम नहीं करवाओगे ना तो धीरे धीरे ये नाकाम बन जाएंगी, तो इनको काम करने दो। फिर अगर किसी दिन सच में कोई खतरनाक बीमारी आ गई तो ये ऐसे पड़ जाएंगे कि भाई हमसे तो कोई काम ही नहीं करवाया कभी, तो इनका नेचर ही ऐसा हो जाएगा। इसलिए नेचुरल तरीके से अपने बॉडी में जुकाम बुखार अगर हो गया है तो थोड़ा बहुत ठीक है, सहना सीखो। WBC है, कर देंगी ठीक। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपकी जुकाम हो गई, नाक पूरी ब्लॉक हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या आपके छाती पे प्रेशर बन रहा है, तब आप डॉक्टर के पास भागिए। लेकिन हल्का फुल्का अगर जुकाम वुखाम है तो भैया नेचुरल तरीके से हील हो जाएगा। ये है ना WBC, इनको फाइट करने दो। अगर आप हर समय दवाई खाने लग जाओगे छोटी से छोटी बीमारियों के लिए तो ये नाकाम हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? बिना काम करने वाली हो जाएंगे। फिर जब इनकी सच में जरूरत पड़ेगी किसी दिन तो ये काम नहीं करेंगी। इसलिए हल्का फुल्का जुकाम बुखार 5-6 महीने में एक बार हो रहा है तो इट्स गुड, और फिर ठीक हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है उससे। तो हल्का फुल्का जुकाम होना चाहिए आप लोगों को, उससे आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ढंग से पता लगेगा ना कि आपका इम्यूनिटी तो लो नहीं हो गया है, काम तो कर रही है ना WBC ढंग से। तो इनसे काम करवाया करो हल्का फुल्का, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात। अगली बात ये आती है बच्चा, ये जो WBC होती है ना, इनके टाइप्स होते हैं। WBC के प्रकार होते हैं बच्चा। RBC का कोई टाइप नहीं मिलेगा आपको, प्लेटलेट्स का कोई टाइप नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात करते हैं WBC तो WBC हमारे बॉडी में 5 टाइप की होती है। लेकिन इनको किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, जब जितने टाइप की बीमारियां उतने टाइप के भैया WBC होंगे। समझ रहे? आप सोच रहे हैं बीमारी तो हमें मैम एलर्जी भी होती है ना, आ रहा होगा दिमाग में। मैम किसी ने यहाँ पे चूंटी काट दी तो वहां पे लाल लाल हो जाता है, तो उसके लिए भी WBC काम करती है। अभी बताएंगे आपको एक एक करके। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ WBC के प्रकार। सबसे पहले WBC को किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं? WBC को हम 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हिंदी में इसे बोलते हैं कणिकामय WBC, कणिकामय। और दूसरी तरफ लिख दो एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, एकणिकामय, एकणिकामय। सबसे पहले मैम ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब है, ऐसी कोई WBC जिसके सरफेस एरिया पर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, कण, कण, ऐसे छोटे मोटे कण देखने को मिलेंगे। उस WBC को हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और ऐसी WBC जिसमें ऐसे कोई भी ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, जिसमें ऐसे कण देखने को नहीं मिलते, उसको हम एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, हाँ, तो कूटपाद इनको ही बोलते हैं, कुमकुम बच्चा। ये झूठे पांव बनाए ना स्यूडोपोडिया, उसको हिंदी में कूटपाद बोलते हैं। ये देखो, ये है ग्रेन्युलोसाइट्स। दिख रहे हैं ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स? ये देखो, इसमें दिख रहे होंगे ना, इसमें भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? बिल्कुल दिख रहे हैं, बराबर। इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं नहीं, इसमें दिख रहे हैं नहीं। तो ऐसी WBC जिसके सरफेस एरिया पर, जिसके सतही क्षेत्र पर ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसमें ऐसे नहीं दिखते हैं उनको एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं बच्चा। ओके, अब बात करते हैं, इसको हम यहां से हटा दें, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं इनको कितनी कैटेगरी में आगे डिवाइड करते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? ये 3 टाइप की होती हैं। आगे लिखो जरा, इनके नाम लिखो। सबसे पहले लिखना बेसोफिल्स। नंबर 1 पे आती हैं बेसोफिल्स, एस लगा देना क्योंकि ज्यादा होती है ना, एक लिखोगे तो बेसोफिल हो जाएगा। नंबर 1 पे आती है बेसोफिल्स। 2 नंबर पे आती है इसिनोफिल्स, एस लगा देना, ठीक है। और 3 नंबर पे आती है न्यूट्रोफिल्स। ये सब आपकी ब्लड रिपोर्ट में आता है अच्छा, ये सारी आती है अगर आपने ब्लड रिपोर्ट्स कभी देखी है तो। न्यूट्रोफिल्स,
आज आपको, आज नहीं कल की क्लास तक आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड रिपोर्ट्स में इन सब का मतलब क्या होता है। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती हैं मोनोसाइट्स। एस लगा रहे हो तो भाई ज्यादा हो गई, एक लिख रहे हो तो मोनोसाइट लिख देना, मोनोसाइट्स। और 2 नंबर पे आती हैं वो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब मुझे जरा ये बता दो प्यारे प्यारे बच्चों कि कितने टाइप की होगी डब्ल्यूबीसी टोटल? हाँ जी, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी। ये सब आपकी ब्लड रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं, सारे नाम। इन नाम का मतलब आपको कल तक की क्लास में समझ में आ ही जाएगा कि आखिर क्यों होती हैं ये हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसे। सबसे पहले 4 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ाऊं, इनके फंक्शंस पढ़ाऊं उससे पहले 4 क्वेश्चंस। हमारे ब्लड में कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होती हैं? तो जहां पे न्यूट्रोफिल्स लिखा है इसके आगे लिख दो ये मैक्सिमम होती हैं, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा होती है। लिख दो बच्चों इसके आगे फटाक से, कितनी होती है? अप्रोक्स 60 से 65% में अकेली यही होती है, सबसे ज्यादा होती है। कौन सी? तो लिखो आपके बॉडी में 60 से 65% में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती हैं। लिख दिया। अब बात करते हैं सबसे कम कौन सी होती हैं। ये जो बेसोफिल्स होती हैं ये मिनिमम होती हैं, यानी कि सबसे कम, सबसे कम। इनका परसेंटेज पॉइंट्स में होता है, 0.1 टू 0.15% तक या 5% तक। आप ऐसा लिख दो, 5 लिख दो, मैक्सिमम 1 लिख लो, ठीक है। 0.1 टू 0.5% तक ये पॉइंट में होती है, इतना परसेंट। 2 क्वेश्चन बन गए। अब क्वेश्चन बनता है इन 5 में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट के आगे लिखो इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है ये। देखो खून में पूछे सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, तब क्या बताओगे? डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है, आरबीसी सबसे छोटी है। लेकिन डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा पूछे तो कौन होगा? तो आप बोलोगे बच्चा सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगा, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? वो स्मॉलेस्ट होती हैं, ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो जरा बताओ कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहां तक की क्लास में? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होंगी? लिम्फोसाइट। अच्छा इनका भी परसेंटेज लिख लो, ये 2 से 5% में होती है। कौन सी? तो आप 2 से मैक्सिमम 5% या 2 से 2.5% ही मिनिमम इनकी क्वांटिटी रहती है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की जब बात करते हैं तो ये 6 से 8% के बीच में आपको देखने को मिल सकती हैं। और एसिनोफिल्स जो है वो बच्चा आपकी 2 से 3% में, ये भी कितने में? 2 से 3% में देखने को मिलेंगे। बाकी आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है बच्चा, वो ये कौन सी, एक सेकेंड, मैंने क्या क्या लिखा मैं देख लूं एक बार। बेसोफिल सबसे कम होती हैं, पॉइंट्स में होती हैं, इसका परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, 60 से 65% में होती है। इसिनोफिल्स 2-3% में होती है। मोनोसाइट 6 से 8% में। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% में, ठीक है, 20 से 25% में। आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं, बेसोफिल सबसे कम होती हैं, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। हाँ जी बताओ दीपेश, बता फिर उसको हार्ट अटैक आया होगा वो, बताओ जरा इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक? मैं आपको बताऊंगी इनके नाम कैसे पढ़े हैं, बताऊंगी आगे चल के बताऊंगी, यानी कि कल की क्लास में बताऊंगी इनके नाम कैसे पढ़े। अब मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कैसे दिखती हैं। ये रही आपकी पांचों की पांचों, कुछ ऐसी दिखती है, देख रहे हो, ऐसे दिखती है। न्यूट्रोफिल ऐसी दिखेगी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इसिनोफिल्स ऐसी दिखेंगी, बेसोफिल्स ऐसी दिखेंगी और लिम्फोसाइट्स ऐसी दिखेंगी, मोनोसाइट्स ऐसी दिखेंगी। ये भूल जाओ नीचे वाली बी और टी, कल आएगा, कल आएगा। इतनी क्लास में
आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। बच्चा अगर केमिस्ट्री क्लास नहीं हो रही है, कब से चलेंगी, तो आप उसके लिए आपके पास जो नंबर दिया गया है ना, फोन नंबर, उस पर पूछो बच्चा। मेरे को नहीं पता है, मेरी कोई इतनी बात भी नहीं होती केमिस्ट्री वाले सर से ना कि मैं उनसे ये पूछूं कि आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं या कुछ भी। आप एक बार प्लीज उनसे पूछो, मेरा कोई मतलब मैनेजमेंट में ये सारी चीज का रोल नहीं है। आप एक बार इनसे पूछ लीजिए, टेक्निकल टीम से बोलो ना, इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है। आज तक की क्लास में आपको ये याद रखना है WBC क्या होती है, कितनी होती है, कहाँ बनती है, क्या क्या नाम होता है, कौन सी प्रोसेस करती है, कितने टाइप्स की होती है। कल हम क्या पढ़ेंगे, इनके नाम कैसे पढ़े और इनके फंक्शंस, फिर WBC कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, और उसके बाद हम ब्लड प्लेटलेट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब कोई भी डाउट हो किस